हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एग्री सुपर माइंड पे। आज हम बात करने वाले हैं एग्रोनॉमी से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों की, जो कि आने वाले सभी एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। सो बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चंस की तरफ, जो कि आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। सरसों के तेल का पीला रंग किस कारण होता है? फर्स्ट ऑप्शन है कैरोटीनॉइड, सेकेंड ऑप्शन है सिनीग्रीन, थर्ड ऑप्शन है आइसोसाइनाइड, फोर्थ ऑप्शन है ग्लूकोसिनीलेट। तो यहाँ पे जो सरसों का मतलब सरसों के तेल का जो पीला कलर होता है वो कैरोटीनॉइड के कारण आता है। बात कर लेते हैं सिनीग्रीन्स की। तो जो सरसों के तेल में सुगंध आती है वो सिनीग्रीन्स के कारण आती है। अगर बात करते हैं आइसोसाइनाइड की, तो जब हम लोग देखते हैं कि सरसों की पेराई के लिए जब हम लोग मशीन पे जाते हैं, तो जब सरसों की पेराई होती है तो उस वक्त हमें आँखों में कुछ जलन सा महसूस होता है। तो जो वो आँखों में जलन सा महसूस होता है वो आइसोसाइनाइड के कारण होता है। अगर बात कर लेते हैं ग्लूकोसिनीलेट की, तो ग्लूकोसिनीलेट जो तेल में कड़वापन होता है वो ग्लूकोसिनीलेट के कारण ही आता है। तो यहाँ पे अगर बात की जाए कि सरसों के तेल का जो पीला रंग होता है वो किसके कारण आता है, तो वो कैरोटीनॉइड के कारण आता है। इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो ए होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा अगला क्वेश्चन है। गोल्डन ऑफ अमेरिका कौन सी फसल को कहा जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है मक्का, सेकंड ऑप्शन है सोयाबीन, थर्ड ऑप्शन है राजमा, फोर्थ ऑप्शन है मसूर। तो यहाँ पे जो गोल्डन ऑफ अमेरिका है वो सोयाबीन को कहा जाता है, इसलिए इसका जो राइट आंसर है वो बी होगा। अगर बात कर लेते हैं मक्का की, तो मक्का को जो है बैकबोन ऑफ अमेरिका भी बोला जाता है। अगर बात कर लेते हैं राजमा की, तो राजमा को किडनी बीन भी बोलते हैं और इसको किंग ऑफ न्यूट्रिएंट भी बोल देते हैं। तो यहाँ पे बात की जा रही है कि गोल्डन ऑफ अमेरिका कौन सी फसल को कहा जाता है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो बी होगा। सोयाबीन को गोल्डन ऑफ अमेरिका की फसल भी बोली जाती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा अगला क्वेश्चन है। भारत में कुल कितने डीम्ड विश्वविद्यालय हैं? फर्स्ट ऑप्शन है 4, सेकेंड ऑप्शन है 3, थर्ड ऑप्शन है 5, फोर्थ ऑप्शन है 6। तो यहाँ पे बात करते हैं कि भारत में कुल जो डीम्ड विश्वविद्यालय हैं वो 5 हैं, इसलिए इसका जो राइट आंसर है वो सी होगा। अब बात कर लेते हैं पांचों डीम्ड विश्वविद्यालय के नामों की। तो जो पहला है वो इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली में है। बात करते हैं दूसरे नंबर पे, तो नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल हरियाणा में है। बात करते हैं तीसरे नंबर की, तो इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट इज्जतनगर उत्तर प्रदेश में है। और बात कर लेते हैं चौथे की, तो सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरी एजुकेशन मुंबई महाराष्ट्र में है। बात कर लेते हैं पाँचवें नंबर की, तो ये इलाहाबाद एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूट इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो यहाँ पे जो भारत में कुल डीम्ड यूनिवर्सिटी हैं वो 5 हैं, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो सी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा अगला क्वेश्चन है।
विश्व की मुख्य तिलहनी फसल कौन सी है? फर्स्ट ऑप्शन है सोयाबीन, सेकंड ऑप्शन है सरसों, थर्ड ऑप्शन है मूंगफली, फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जो विश्व में तिलहनी की मुख्य फसल होती है वो सोयाबीन होती है, इसलिए जो इसका राइट आंसर है वो ए होगा। अगर बात कर लेते हैं कि भारत में जो मुख्य तिलहनी फसल होती है तो ये सरसों की होती है। अगर बात करते हैं कि राजस्थान में तिलहनी की कौन सी मुख्य फसल है तो वो भी सरसों होती है। तो यहाँ पे विश्व की बात की जा रही है तो विश्व की जो तिलहनी फसल है वो सोयाबीन है, इसलिए इसका राइट आंसर ए होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ, जो कि हमारा अगला क्वेश्चन है। मूंगफली का उत्पत्ति स्थल है? फर्स्ट ऑप्शन है ब्राज़ील, सेकंड ऑप्शन है एशिया माइनर, थर्ड ऑप्शन है मैक्सिको, फोर्थ ऑप्शन है भारत। तो जो मूंगफली का उत्पत्ति स्थल है वो ब्राज़ील है, इसलिए इसका जो राइट आंसर है वो ए होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ, जो कि हमारा अगला क्वेश्चन है। राजमा के लिए प्रति हेक्टेयर नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है? फर्स्ट ऑप्शन है 20 से 40 केजी पर हेक्टेयर, सेकंड है 100 से 120 केजी पर हेक्टेयर, थर्ड है 40 से 60 केजी पर हेक्टेयर, फोर्थ है 150 केजी पर हेक्टेयर। तो यहाँ पे अगर बात की जाए राजमा की, तो राजमा एक ऐसा लेग्यूम फसल है जो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं करता है, इसलिए इसको जो नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है बहुत अधिक मात्रा में इसको नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन से देखकर आप लोग बता सकते हैं कि राजमा में जो प्रति हेक्टेयर नाइट्रोजन की आवश्यकता है वो कितनी होती है। तो यहाँ पे जो नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है राजमा को प्रति हेक्टेयर वो 100 से 120 केजी पर हेक्टेयर होती है, इसलिए इसका जो राइट आंसर है वो बी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ, जो कि हमारा अगला क्वेश्चन है। सोयाबीन में तेल की मात्रा होती है? फर्स्ट ऑप्शन है 20%, सेकेंड ऑप्शन है 30%, थर्ड ऑप्शन है 40%, फोर्थ ऑप्शन है 45%। तो जो सोयाबीन होता है इसमें जो तेल की मात्रा होती है वो 20% होती है, इसलिए जो इसका राइट आंसर है वो ए होगा। अगर बात कर लेते हैं कि सोयाबीन में प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है, तो इसमें जो प्रोटीन की मात्रा होती है वो 40 से 45% होती है। अगर बात एक्यूरेट की पूछ ले जाए तो लगभग 42% प्रोटीन होती है। तो यहाँ पे बात की जा रही थी कि सोयाबीन में तेल की मात्रा की, तो सोयाबीन में जो तेल की मात्रा होती है वो 20% होती है, इसलिए इसका राइट आंसर ए होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ, जो कि हमारा अगला क्वेश्चन है। इंसेक्टिसाइड एक्ट कब बना था? फर्स्ट ऑप्शन है 1968 में, सेकेंड ऑप्शन है 1967 में, थर्ड ऑप्शन है 1972 में, फोर्थ ऑप्शन है 1978 में। तो जो इंसेक्टिसाइड एक्ट बना था वो 1968 में बना था, इसलिए इसका जो राइट आंसर है वो ए होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ, जो कि हमारा अगला क्वेश्चन है। सबसे पहले शाकनाशी का उपयोग कब किया गया? फर्स्ट ऑप्शन है 1944, सेकेंड ऑप्शन है 1946, थर्ड ऑप्शन है 1964, फोर्थ ऑप्शन है 1972। तो जो सबसे पहले मतलब शाकनाशी का प्रयोग किया गया था
वो 1946 में किया गया था, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो बी होगा। अगर बात कर लेते हैं कि किस शाकनाशी का मतलब उपयोग किया गया था, तो वो जो था उसका नाम 2,4-D था, जिसका उपयोग सबसे पहले शाकनाशी के रूप में किया गया था। और जो 2,4-D है, इसकी खोज डॉक्टर फ्रैंकलिन और डॉक्टर जॉन्स ने की थी। कब की थी? 1944 में की थी। अगर बात करते हैं 2,4-D का पूरा नाम क्या होता है, तो इसका जो पूरा नाम होता है 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड होता है। तो यहाँ पे बात की जा रही है कि सबसे पहले शाकनाशी का उपयोग कब किया गया, तो ये 1946 में किया गया था। लेकिन अगर बात करते हैं कि सबसे पहले बनाया कब गया था, तो ये 1944 में इसे बनाया गया था। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चंस की तरफ। डॉक्टर संजय राजाराम कौन सी फसल के प्रजनक थे? फर्स्ट ऑप्शन है गेहूं, सेकंड ऑप्शन है धान, थर्ड ऑप्शन है ज्वार, फोर्थ ऑप्शन है मक्का। तो सबसे पहले देख लेते हैं डॉक्टर संजय राजाराम के बारे में कि आखिर एक क्या थे। तो जो डॉक्टर संजय राजाराम थे, ये भारतीय मूल के एक मैक्सिकन वैज्ञानिक थे, जिन्होंने सन 2014 के अंदर जिन्हें सन 2014 के अंदर विश्व खाद्य पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। इन्होंने 51 देश में जारी की गई लगभग 480 गेहूं की किस्मों को विकसित किया था। तो अब इसका जो राइट आंसर आप लोग खुद ही बता देंगे कि राजाराम जो थे ये कौन सी फसल के प्रजनक थे। तो उन्होंने यहाँ पे बात की जा रही कि 480 गेहूं किस्मों को विकसित किया। तो राजाराम मोहन जो थे वो गेहूं फसल के प्रजनक थे, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो ए होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा अगला क्वेश्चन है। कुसुम का कुल है। फर्स्ट ऑप्शन है ब्रैसिकेसी, सेकेंड ऑप्शन है फैबेसी, थर्ड ऑप्शन है एस्ट्रेसी, फोर्थ ऑप्शन है टिलियेसी। तो जो कुसुम का कुल है, ये कुसुम का जो फूल होता है ये स्ट्रेसी कुल से बिलोंग करता है। स्ट्रेसी को हम लोग कंपोजिटी कुल भी बोलते हैं। तो बात कर लेते हैं कुसुम के तेल की, मतलब जो कुसुम फ्लावर होता है उसका जो तेल होता है वो हृदय रोगियों के लिए बहुत ही उपयोगी होता है, क्योंकि ये काम क्या करता है, जो खून में कोलेस्ट्रॉल का लेवल होता है उसको काफ़ी हद तक कम कर देता है। तो यहाँ पे बात की जा रही है कि कुसुम का कुल क्या है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो सी होगा, यानी स्ट्रेसी जो होता है वो कुसुम का कुल होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा अगला क्वेश्चन है। अलसी में तेल की मात्रा होती है। फर्स्ट ऑप्शन है 33%, सेकेंड ऑप्शन है 37%, थर्ड ऑप्शन है 42%, फोर्थ ऑप्शन है 55%। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं अलसी की। तो अलसी जो होता है ये ओमेगा 3 फैटी एसिड का बहुत अच्छा स्रोत होता है, यानी ओमेगा 3 फैटी एसिड का बहुत अच्छा स्रोत होता है, और इसका जो उपयोग होता है वो हृदय रोगियों के लिए बहुत लाभदायक होता है। तो यहाँ पे जो बात की जा रही है कि अलसी में तेल की मात्रा कितनी होती है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो डी होगा, यानी अलसी में तेल की मात्रा 55% पाई जाती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा अगला क्वेश्चन है। काबुली चना की किस्म है। फर्स्ट ऑप्शन है दाहोद येलो, सेकेंड ऑप्शन है RSG2, थर्ड ऑप्शन है G130,
फोर्थ ऑप्शन है सदाबहार। तो बात करते हैं चारों ऑप्शंस की। जो दाहोद येलो है ये चने की देसी भूरे किस्म की वैरायटी है। अगर बात कर लेते हैं RSG2 की, तो ये भी जो चने की भूरी किस्म होती है और ये देसी चना होता है। अगर बात करते हैं G130 की, तो ये भी चने की भूरी और देसी किस्म होती है। अगर बात कर लेते हैं सदाबहार की, तो सदाबहार जो है ये काबुली चने की किस्म होती है, इसलिए जो इसका राइट आंसर है वो डी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा अगला क्वेश्चन है। धान में पडलिंग का उद्देश्य है। फर्स्ट ऑप्शन है जल का निच्छालन रोकना, सेकेंड ऑप्शन है खरपतवार नियंत्रण, फोर्थ ऑप्शन है पोषक तत्वों की उपलब्धता बढ़ाना, और फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो धान में पडलिंग होता क्या है, मतलब इसको किस तरह से किया जाता है। तो जो पडलर यंत्र होता है उसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं, पानी और जो मिट्टी होती है उसको मिक्स कर देते हैं, जिससे इसके निचली सतह पर एक अलग सी परत बन जाती है। इसको हम लोग पडलिंग बोलते हैं। आइए देख लेते हैं कि इसको मतलब कैसे करते हैं। तो पडलर जो मशीन होता है वो मिट्टी को कुछ इस तरह के आकार में मिट्टी और पानी को मिक्स कर देता है। तो मिक्स करने के बाद जो यहाँ पे निचली एक परत होती है ये एक नीचे परत बन जाती है। तो अब क्या होता है कि जो हम लोग ऊपर से पोषक तत्वों को डालते हैं तो एक क्या करता है कि यहाँ पे आके घुल के ये ऊपरी सतह को पोषक तत्व की उपलब्धता जो होता है उसको बढ़ा देता है, और जो खरपतवार होते हैं जो हम लोग फर्टिलाइज़र यूज करते हैं, पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड कुछ भी यूज करते हैं, तो वो इनको मार देते हैं। और बात कर लेते हैं कि जब ये निचली सतह बना लेता है तो जो जल का निच्छालन होता है इस सतह से नीचे ना जाने के कारण जल का हम लोग काफ़ी मात्रा में बचाव भी कर लेते हैं। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर होगा वो डी होगा, यानी उपरोक्त सभी। धान में पडलिंग जो किया जाता है वो जल निच्छालन रोकने के लिए भी किया जाता है, खरपतवार नियंत्रण के लिए भी किया जाता है, पोषक तत्वों की उपलब्धता भी बढ़ाने के लिए किया जाता है। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो डी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा अगला क्वेश्चन है। चारा उत्पादन के लिए मक्का की बीज दर काम में लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है 20 से 25 केजी पर हेक्टेयर, सेकंड ऑप्शन है 18 से 20 केजी पर हेक्टेयर, थर्ड है 40 से 50 केजी पर हेक्टेयर, फोर्थ है 4 केजी पर हेक्टेयर। तो बात करते हैं अगर ऑप्शंस की, तो जो 20 से 25 केजी पर हेक्टेयर लेते हैं ये दाना उत्पादन के लिए हम लोग संकर मक्का की किस्म की बीज दर लेते हैं। यानी मतलब इसका जो बीज होता है एक इसके पर्पस से होता है, दाने के पर्पस से होता है, और जो इसका मतलब बीज लेते हैं वो संकर मक्के का बीज लेते हैं। अगर बात करते हैं सेकंड ऑप्शंस की, तो 18 से 20 केजी जो पर हेक्टेयर होता है ये देसी मक्का के दाने का उत्पादन करने के लिए यूज में लेते हैं। यानी देसी जो मक्का होता है उसके दाने का उत्पादन करने के लिए लेते हैं। बात कर लेते हैं 40 से 50 केजी। तो जो 40 से 50 केजी पर हेक्टेयर हम लोग बीज दर लेते हैं वो चारे के रूप में लेते हैं। अब यहाँ पे फोर्थ केजी जो होता है मक्का में, अगर डिबलर का उपयोग जब हम लोग दाना उत्पादन के लिए करते हैं तो हम लोग 4 केजी पर हेक्टेयर लेते हैं।
यानी जब हम लोग इसमें डिबलर का उपयोग करते हैं दाना उत्पादन के लिए तो 4 kg पर हेक्टेयर लेते हैं। तो यहाँ पे बात की जा रही है कि चारा उत्पादन के लिए मक्का की बीज दर काम में लेते हैं, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो सी होगा, यानी 40 से 50 kg पर हेक्टेयर बीज दर हम लोग लेते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा अगला क्वेश्चन है। जौ के अंकुरण के लिए उपयुक्त तापमान है। फर्स्ट ऑप्शन है 25 से 30 डिग्री सेल्सियस। सेकंड है 15 से 20 डिग्री सेल्सियस। थर्ड है 20 डिग्री सेल्सियस। फोर्थ है 10 से 15 डिग्री सेल्सियस। तो जौ होता है उसके अंकुरण के लिए जो सबसे अच्छा या सबसे उपयुक्त तापमान होता है वो 25 से 30 डिग्री सेल्सियस होता है, इसलिए इसका जो राइट आंसर है वो ए होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा अगला क्वेश्चन है। रत्ना किस्म है। फर्स्ट ऑप्शन है गेहूं। सेकंड ऑप्शन है धान। थर्ड ऑप्शन है मक्का। फोर्थ ऑप्शन है जौ। तो जो रत्ना किस्म होती है ये जौ की एक किस्म होती है, और ये जो रत्ना जौ की किस्म होती है इसको लवणीय एवं क्षारीय दोनों परिस्थितियों में ही उगाया जा सकता है, और दोनों ही परिस्थितियों में इसको उगाने के बाद जो होता है ये अच्छा प्रोडक्शन देता है। तो यहाँ पे बात की जा रही कि रत्ना किस्म है, तो रत्ना एक प्रकार की जौ की किस्म होती है, इसलिए इसका जो राइट आंसर है वो डी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा अगला क्वेश्चन है। जौ की कटाई के समय नमी की मात्रा होनी चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन है 10 से 12%। सेकेंड ऑप्शन है 14 से 16%। थर्ड ऑप्शन है 16 से 18%। फोर्थ ऑप्शन है 18 से 20%। तो यहाँ पे हम लोग को एक बात ध्यान देनी होगी कि यहाँ पे बात की जा रही है कि जौ की कटाई के समय, ना कि स्टोरेज के समय। तो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं कि कटाई के समय नमी की मात्रा कितनी होनी चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर है वो 18 से 20% है, यानी जौ की कटाई के लिए जो नमी की मात्रा होनी चाहिए वो 18 से 20% होनी चाहिए, इसलिए इसका जो राइट आंसर है वो डी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा अगला क्वेश्चन है। हरा सोना किस्म है। फर्स्ट ऑप्शन है रिजिका। सेकंड ऑप्शन है मेथी। थर्ड ऑप्शन है ज्वार। फोर्थ ऑप्शन है बरसीम। तो जो हरा सोना किस्म है ये ज्वार की एक किस्म है, इसलिए इसका जो राइट आंसर है वो सी होगा। बढ़ते हैं अपने आखिरी क्वेश्चंस की तरफ, जो कि आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन है। वरलक्ष्मी किस्म है। फर्स्ट ऑप्शन है गन्ना की। सेकंड ऑप्शन है कपास की। थर्ड ऑप्शन है बरसीम की। फोर्थ ऑप्शन है ग्वार की। तो जो वरलक्ष्मी किस्म है एक कपास की एक किस्म है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो बी होगा। आज का हमारा वीडियो यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड लक, टेक केयर, बाय बाय।